अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख पर नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। हफीज शेख रुखसत हो गए। पाकिस्तान के वजीर खजाना हफीज शेख को गैर रस्मी अंदाज में यानी बेइज्जती के अंदाज में, नामाकूल अंदाज में बरतरफ कर दिया गया। अभी कुछ ही दिनों पहले पीटीआई या वजीर आजम इमरान खान या पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हफीज शेख को सेनेटर मुंतखब करवाने की जद्दोजहद में तुले हुए थे और वह समझते थे कि आइंदा 3 साल के लिए हफीज शेख बतौर मुंतखब वजीर खजाना अपना काम जारी रखें। मगर चूंकि हुकूमत तब्दीली की है, वजीर आजम तब्दीली का निशान है, उन्होंने इलेक्शनी तब्दीली के नारे पर लड़ा था। वजीर आजम ने कहा था कि वो मुल्क में तब्दीली लाएंगे, लिहाजा वो हर महीने पंजाब का चीफ सेक्रेटरी तब्दील करते हैं। वो पंजाब के 6 आईजी तब्दील कर चुके हैं, पख्तूनख्वा का आईजी तब्दील करते हैं, चीफ सेक्रेटरी तब्दील करते हैं, बलूचिस्तान के आला हुकाम को तब्दील करते हैं और सिंध हुकूमत से तो खसूसी तौर पर उनकी मोहब्बत है। वो जब भी समझते हैं कि सिंध में भेजा गया विफाक का कोई भी ऑफिसर स्टेबल हो रहा है या कामकाज करने के लायक हो गया है, वो फौरी तौर पर उसे तब्दील कर देते हैं। तो वजीर आजम तब्दीली की अलामत है, वजीर आजम तब्दीली का निशान है। जब वो वजीर आजम नहीं बने थे तो वो कहते थे कि उनके पास 200 माहिरीन माइशत की एक टीम है और उस टीम का वो सरबराह बताया करते थे असद उमर को। तो असद उमर को वजीर खजाना बनाया गया था। जब असद उमर पहले 6-7 महीने में बुरी तरह नाकाम हुए, इस बुरी तरह नाकाम हुए कि बैनुल अक़वामी दुनिया ने उन्हें पाकिस्तान का वजीर खजाना मानने से इनकार कर दिया और IMF के ऑफिस में उनको मना कर दिया गया कि वो बतौर वजीर खजाना तशरीफ ना लाए। IMF हुकाम उनकी लग़्व और फजूल गुफ्तगू सुनने के शौकीन नहीं है या उनके पास इतना वक्त नहीं है। तो फिर आला तरीन हुकाम या खलाई मखलूक के दबाव पर हफीज शेख को इंपोर्ट करना मजबूरी बन गई थी। जिस वक्त हफीज शेख ने आकर पाकिस्तान के वजीर खजाना का चार्ज लिया तो मैंने उन दिनों ये बात लिखी थी और बिसराहत लिखी थी कि गलत तसव्वुर या खुशफहमी या मुमकिन है कि खलाई मखलूक ने ये सबसे भारी से मांग कर फरमाइश करके ये बंदा लाया हो कि पीपल्स पार्टी के दौर में ये बेहतर परफॉर्म कर गया था तो शायद अब भी कुछ बेहतर परफॉर्म कर जाए। तो मैं अर्ज करता हूं कि जो टेक्नोक्रेट होता है, जो माहिरीन इक्तसादियात होते हैं, बुनियादी तौर पर ये एक मशीन होते हैं, कैलकुलेटर होते हैं, कंप्यूटर होते हैं। अगर कंप्यूटर के पास ऑपरेटर ना हो या ब्रेन ना हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी इस कदर काबिल नहीं हुई है कि वो दुनिया के निजाम को संभाल ले। हफीज शेख को मैं खजाना का या माइशत का मैकेनिक कहता हूं। बिलाशुबा वो बहुत अच्छे कैलकुलेटर हैं, अगर उन्हें अच्छे फिगर्स दिए जाएं तो वो अच्छे नताइज दे सकते हैं। और बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे IMF या वर्ल्ड बैंक उन पर एतमाद करते हैं कि वो असद उमर की तरह जाली फिगर्स बनाकर सबमिट नहीं करते हैं। याद रहे कि इसहाक डार जब पाकिस्तान के वजीर खजाना थे तो पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर जुर्माना हुआ था कि वो हर स्टेटमेंट में पाकिस्तान की जाली तरक्की से मुतालिक फिगर्स, फज जाली फिगर्स भिजवा दिया करते थे। हफीज शेख को इस कदर एतमाद हासिल है कि कम से कम ये झूठ नहीं बोलेंगे, जो कहेंगे वो सच करेंगे। लेकिन क्या एक अकाउंट्स का माहिर, इकोनॉमिक्स का माहिर पाकिस्तान के मसाइल का हल कर सकता है? तो मैं अर्ज करता हूं कि इसका जवाब है एक बड़ी सारी नो, नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान एक बहुत सारे मसाइल का शिकार मुआशरा है। सबसे पहले तो पाकिस्तान की विफाकी हैसियत को ज़हन से समझने वाले लोग कम हैं। पाकिस्तान एक विफाक है जिसमें कम से कम 4 मुख्तलिफ अक़वाम आबाद हैं और 4 सूबाई हुकूमतें हैं और उनके वसाइल मुख्तलिफ हैं, उनके अखराजात मुख्तलिफ हैं और उनकी सलाहियत मुख्तलिफ है। 50 साल में हमने ऐसी कोशिश नहीं की कि उनके दरमियान बाहमी यगांगत पैदा हो सके या वो एक जैसे हो सके। अब दूसरी बड़ी बात क्या है, हफीज शेख को, असद उमर को, इसहाक डार को मईशत को चलाने का जो तरीका आता है वो सरकारी मुलाजिम का सा है। ये कहते हैं कि सरकारी मुलाजिम को बेपनाह इख्तियारात दे दो, वो ज्यादा टैक्स वसूल कर लेगा। सच्ची बात यह है कि सरकारी मुलाजिम को जब भी आप ज्यादा इख्तियार देते हैं तो वो ज्यादा करप्शन करता है और करप्शन करके पाकिस्तान से सरमाया को बैरून मुल्क मुंतकिल करता है। इसके अलावा सरकारी मुलाजिम की इस्तेदाद नहीं होती। अब मसला क्या है जिसमें हम फंसे हुए हैं, इस मसला का हल क्या है? क्या नए आने वाले वजीर खजाना हमाद अजहर इस मसला का हल कर लेंगे? मैं उनसे कोई अच्छी तवक्कुआत नहीं रखता। किस्सा मुख्तसर है कि घर का मालिक या घर चलाने वाले जो हैं वो पाकिस्तान की काबीना है
वफाकी काबीना या पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। उन्हें इस घर को चलाना है और घर को चलाने के लिए सबसे पहली चीज आमदनी हासिल करना होता है। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम बहुत अमीर हैं और उन पर टैक्सेस की भरमार करके हर चीज पर टैक्स लगाकर ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल करना मुमकिन है। मैं ये अर्ज करता हूं कि जब आप किसी चीज पर टैक्स की रेशो एक खास शरह से बढ़ा देते हो तो उस पर वसूल होने वाला टैक्स दो वजूहात से कम हो जाता है। एक, ऑफिसर्स की करप्शन बढ़ जाती है और एक, उस चीज का इस्तेमाल कम हो जाता है। मिसाल के तौर पर आप बिजली का टैक्स लगाते हो। मेरी इस्तेदाद यह है कि मैं 50,000 रुपए माहवार बिजली इस्तेमाल करूंगा। पहले मैं उसमें 3 एसी चला रहा था, अब आपने बिजली महंगी कर दी है, मैं 1 एसी चला लूंगा और मैं गुजारा करूंगा, मैं 60,000 अफोर्ड नहीं करता। इसी तरह बाकी सब लोगों का मसला है कि जो लोग कैलकुलेटेड आमदनी में जिंदा हैं उन्हें उसी कदर इस्तेमाल रखना है जिस कदर उनकी आमदनी है। अब इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि गुज़िश्ता 3 साल में पाकिस्तान में अवाम की, लोगों की आमदनी कम हुई है और पाकिस्तान से सरमाया का इनखलाब बढ़ गया है। एक और तरजीह गलत है। वजीर आज़म समझते हैं कि 10 लाख मकान बना दूंगा तो इकोनॉमी चल पड़ेगी। ये गलत तस्वर है। कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट से मुल्क की पैदावार में इजाफा नहीं होता और जब मुल्क की पैदावार में इजाफा नहीं होता, लोगों की आमदनी नहीं बढ़ती, लोगों के पास मकान खरीदने के लिए पैसा नहीं है, किस्त देने के लिए पैसा नहीं है, तो वो मकान या वो बन जाएंगे लेकिन उन्हें खरीदेगा कौन? तो बुनियादी फैक्टर जो इस हुकूमत की समझ में नहीं आ रहा, जो 5 साल इसहाक डार की समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसहाक डार खुशकिस्मत थे कि उनके दौर में पेट्रोल की कीमत में इतना बड़ा अचानक कमी आई थी कि उसके फायदे से वो मुल्क को चलाते रहे। और ऐसे ये करता हूं कि हुकूमत को ये बात समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान की पैदावार कम हो रही है। सदर आसिफ अली जरदारी के दौर में 1 करोड़ 40 लाख गांठें कपास पैदा हुई। उस वक्त पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मैक्सिमम लेवल पर परफॉर्मेंस के बाद जरूरत 80 लाख बेल्स की थी। तो उस वक्त 70 लाख या 60 लाख बेल्स जो फालतू थी, 6 मिलियन बेल्स, वो पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट कर दी थी। इस एक्सपोर्ट से पाकिस्तान को उस वक्त कम से कम 6 अरब डॉलर हासिल हुए थे। और इसके अलावा पाकिस्तान में कॉटन का रेट मुस्तहकम हुआ। 7,000 रुपए मन तक फुट्टी कपास उस वक्त खरीदी गई और हुकूमती इदारों ने खरीदी, जिसकी वजह से खुशहाली लोगों तक पहुंची। किसान खुशहाल हुआ, हर फसल को हुकूमत ने खरीदा और एक्सपोर्ट किया और ज्यादा पैसे मुल्क में आए। इसी तरह एक्सपोर्ट्स का जो रिकॉर्ड 2014 में 2013-14 के माली साल में कायम किया गया 26.4 अरब डॉलर का, वो आज तक नहीं टूट सका। अब एक्सपोर्ट्स, बिजली की अदम दस्तयाबी, जीएसपी प्लस स्टेटस की अदम दस्तयाबी के बावजूद उस दौर में कैसे हो गई? हालांकि उस दौर में रोजाना बम धमाके होते थे, दहशतगर्दी थी, पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा थी। तो सदर आसिफ अली जरदारी ने या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उस वक्त जो पॉलिसी बनाई वो ये थी कि इनपुट्स को सस्ता दिया गया। गैस, पेट्रोल और बिजली पर टैक्सेस कम से कम लगाए, सस्ती बिजली दी, उससे पैदावार ज्यादा हुई और लोग इन्वेस्ट वहां करते हैं जहां मुनाफा ज्यादा हो। बरामदात आज कम इसलिए हो रही हैं कि बरामदात में मुनाफा कम है, उनकी इनपुट्स महंगी हो गई हैं और उन्हें बैनुल अक़वामी मार्केट में इस कदर अच्छा रेट नहीं मिलता। तो मईशत का ये बुनियादी पहलू जब तक हुकूमत वक्त नहीं देखेगी और हुकूमत को इस बात की समझ नहीं आएगी, उस वक्त तक पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हफीज शेख नाकाम हो गए, हमाद अजहर आएंगे, वो क्या करेंगे, इमरान खान मजीद क्या ऑप्शन इख्तियार कर सकते हैं। बिलाशुबा मौजूदा हुकूमत के दौर में खुशनसीब हुकूमत है कि एस्टैब्लिशमेंट ने, खलाई मखलूक ने, फौज ने या बैनुल अक़वामी दबाव ने यह सूरत हाल पैदा कर दी है कि इंडिया के साथ तिजारत के खुलने के इम्कान पैदा हुए। 2014 के बाद इंडिया के साथ हमारी हर तरह की तिजारत बंद है और इमरान खान ने वजीर आजम बनने के बाद खसूसी तौर पर कुछ पाबंदियां लगाई थी। मुमकिन है कि आने वाले वक्त में ये पाबंदियां कम कर दी जाए। हमें पाकिस्तान को इस वक्त खित्ते में ज्यादा से ज्यादा तिजारत की हसूल की जरूरत है, हमें ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट की जरूरत है और हमें इंडिया से बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करना है जो इंडिया में सस्ती दस्तयाब है, मगर हम मुतबादल मार्केट के चक्कर में उन्हें दोगुना कीमत पर इंपोर्ट करते हैं। जब हम इंडिया में पैदाशुदा कॉटन, रुई दुबई के जरिए मंगवाते हैं तो उस पर 2 तरह के किराया और टैक्सेस वगैरह पड़कर वो महंगी हो जाती है। जब हम दूसरे दूर दराज ममालिक से गंदम मंगवाते हैं तो वो महंगी हो जाती है। हमें करीब तरीन मुल्कों के साथ तिजारत को बढ़ाना है।
तो अगर इमरान खान को ये बात समझ आ जाए, खलाई मखलूक को ये बात समझ आ जाए, तो मामला बेहतरी की जानिब गामजन हो सकते हैं। लेकिन ये एक आदमी यानी वजीर खजाना के करने का काम नहीं है, ये पूरी टीम के करने का काम है, ये हुकूमत वक्त के करने का काम है। और मैं जाती तौर पर समझता हूं कि इमरान खान असमना कदीम 1000 साल पहले के बादशाह हैं। मुगल बादशाहों का वक्त भी उनकी निस्बत तरक्की याफ्ता था। वो समझते हैं कि वजीर आजम इसलिए मुंतखब किया जाता है कि वो आवाम से टैक्सेस की सूरत में पैसा हासिल करके आसाइश की जिंदगी जी सके। इसके अलावा उनकी जिंदगी की ना कोई तरजीह है, ना उनकी जिंदगी की कोई सोच है, ना उनकी जिंदगी की कोई समझ है और ना उनकी कोई तरजीहात है। उनका ये इशू ही नहीं है कि अगर वो नहीं कमाएंगे तो उनके बच्चों का क्या होगा। उनके अलावा पूरे पाकिस्तान का ये इशू है कि अगर वो आज नहीं कमाएंगे तो कल को उनके बच्चों के साथ क्या सलूक होगा। तो जो फर्द इस कदर बेगरज हो, जिस शख्स के जिंदगी के कोई मसाइल ना हो, चंदा खैरात की जिंदगी पर पूरी उम्र आसाइश की जिंदगी गुजार चुका हो, उससे हम अच्छाई की तवक्को करें, ये मुमकिन नहीं है। बहरहाल हम देखते हैं, मुमकिन है कि 10-12 तब्दीलियों के बाद, मुमकिन है 1 दर्जन तब्दीलियों के बाद तब्दीली वाली हुकूमत पाकिस्तान में कोई अच्छी तब्दीली भी लाए। पाकिस्तान में बहुत सारी तब्दीलियां लाई गई, लेकिन सब की सब एक से एक बढ़कर बुरी तब्दीलियां हुई और पाकिस्तान की बर्बादी की रफ्तार तेजतर होती चली गई और सफर आगे तक चलता चला गया। हम तवक्को करते हैं कि मुस्तकबिल करीब में ऐसा ना हो और आने वाले वक्त में यह हुकूमत समझ जाए, खलाई मखलूक समझ जाए या अपोजिशन के दरमियान कोई ऐसी सूरत बन जाए कि वो इस बदतरीन निजाम से आवाम को निकालने के लिए सामने आए। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए इसी कदर। खुदा हाफिज।